बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें दो केसेस मिलेंगे। पहला केस तो ये होगा कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम है वो एक ऐसे बॉडी के साथ अटैच्ड होगा जो खुद ही किसी एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है, ठीक। और दूसरा केस वो होगा जिसमें हमारा सिंपल पेंडुलम एक लिक्विड या फिर किसी गैस में डूबा हुआ है और वो ओसिलेट कर रहा है। फिर हमको वहाँ पे टाइम पीरियड निकालने के लिए कहा जाएगा, राइट। तो इस केस में हमारा जो जी है वो चेंज हो जाएगा और फार्मूला जो यूज होने वाला है वो है टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2π√L/g इफेक्टिव। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि जी इफेक्टिव क्या है और उसके बाद हम लगभग 5-7 क्वेश्चंस करेंगे, है ना, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ढंग से बैठ जाए। तो चलो पहले हम लोग इसको समझते हैं। अच्छा, यहाँ जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होगा। तो जो आइडिया अभी हम दे रहे हैं उसकी मदद से आप बिल्कुल डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक पर है वो आराम से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और एक कॉन्सेप्ट को, है ना, बढ़िया से समझना होगा। और वो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, है ना। वो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। अभी कौन सी चिड़िया का नाम है भाई, तो इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट ये है कि एक मान लो कार है, ये कार है और ये कार जो है एक एक्सेलरेशन ए से इस डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। मान लो कि तुम ही ड्राइवर हो, है ना। अब अगर हमने कहा कि तुम ड्राइवर हो, इसका मतलब ये हो गया कि हमने तुमको ऑब्जर्वर बना दिया, ऑब्जर्वर बना दिया, ठीक है। तो तुम ऑब्जर्वर हो। अब जब तुम पीछे न्यूटन्स के लॉज पे क्वेश्चंस किए होंगे तो ये देखा है कि अपने इस फ्रेम में, बेसिकली हमारा ये फ्रेम हो गया जो एक्सेलरेट कर रहा है, और इस फ्रेम को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या देखा था हमने कि रियल फोर्सेज के अलावा हर एक बॉडी पर एक शूडो फोर्स लगता है ना। क्या लगता है? शूडो फोर्स लगता है। किधर की तरफ? तो अगर बॉडी का मान लो मास m है तो जो शूडो फोर्स लगेगा वो अपने फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में m इंटू ए के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा था। अब थोड़ा सा इसको मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि देखो यार, अब अपने इस ऑब्जर्वर के लिए जितने भी पॉइंट्स हैं स्पेस में, सब पॉइंट पर एक एक्सेलरेशन ए, है ना, इंट्रोड्यूस हो गया है कि नहीं। सारे पॉइंट्स पर एक्सेलरेशन ए इंट्रोड्यूस हो गया है और इस ए का जो डायरेक्शन है अपने फ्रेम के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के उल्टा है। अब एक चीज़ और ज़रा समझिए और उसको हम तुलना करने वाले हैं। वो ये है कि अगर अर्थ मैंने ले लिया, सपोज कीजिए ये अर्थ है, तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल जब फील्ड पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि अर्थ के चारों तरफ, है ना, हर एक पॉइंट पर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इंट्रोड्यूस हो गया। इसी को हम लोग जो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते थे, राइट। मतलब ये हो गया कि जो अर्थ पे कोई बंदा बैठा हुआ है उसके लिए इस अर्थ के चारों तरफ एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस हो गया है जिसके हर एक पॉइंट पर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ठीक उसी तरीके से इस बंदे के लिए भी, है ना, इसके इस फ्रेम के एक्सेलरेशन की वजह से स्पेस के हर एक पॉइंट पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। या दूसरे शब्दों में कहिए कि जो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है एक हाइपोथेटिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस फील्ड की इंटेंसिटी जो है ये यही है ना, ए के बराबर। अब आप समझो, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। कंबाइन किया, देखो कैसे। हमने कहा कि देखो यार, ऐसा है कि ये जो कार था
इस कार के सीलिंग से हमने एक एल लेंथ का एक क्या बोलते हैं सिंपल पेंडुलम लटका दिया है। तो अब अपने बॉब पर जो नेट एक्सेलरेशन लगेगा जब वो इक्विलिब्रियम में होगा वो कितना होगा, जरा सोचना। तो वो तो बेटा एक तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ के ग्रेविटी की वजह से ये हो गया, है ना। दूसरा अभी आपने देखा कि अपना जो बॉडी जिसमें मेरा सिंपल हार्मोनिक सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है उसके एक्सेलरेशन की वजह से इस पर एक लगा एक्सेलरेशन, राइट। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसी को हम लोग कहेंगे जी इफेक्टिव, और ऑब्वियसली ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के बराबर। आप कहोगे ये कैसे आ गया, तो जरा ध्यान दो, ये एंगल तो 90 डिग्री का है ना। तो मेरे पास बेसिकली दो वेक्टर्स हो गए, एक जी और एक ए, दोनों को मैंने वेक्टोरियली ऐड कर दिया है। इनके बीच का एंगल चूंकि 90 डिग्री है तो सिंपल सा फार्मूला हमने अप्लाई किया दो वेक्टर के एडिशन का और मेरा जी इफेक्टिव आ गया, ठीक। तो अभी आपने क्या देखा, इसका पूरा अगर हम समराइज करें इसको तो हम ये पाते हैं कि अगर किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई सिंपल पेंडुलम है और वो ओसिलेट कर रहा है तो उसमें जो जी इफेक्टिव होगा ना, नोट करो जरा यहाँ पे, जो जी इफेक्टिव होगा वो कितना होगा, वो तो वेक्टर के रूप में होता है। ये होता है जी मतलब अर्थ की वजह से प्लस ये जो हमारा फ्रेम था इसका जो एक्सेलरेशन था उसका माइनस कर देना है ना, ए इतना, इसी का मैग्नीट्यूड हम यहां पर रख देंगे। तो आपके सारे क्वेश्चंस इस बेसिक आइडिया से आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम लोग इस पर बेस्ड दो चार क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। देखो हमारा क्वेश्चन ये कहता है ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 216 सेंटीमीटर इज अटैच टू अ स्मॉल स्फेयर। एक स्ट्रिंग है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 216 सेंटीमीटर और ये एक छोटे से स्फेयर से अटैच्ड है। ये देखिए स्फेयर है, इससे अटैच्ड है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच टू सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। तो यहाँ देखो ये सीलिंग है एलिवेटर का, तो एलिवेटर तो बेटा ऐसे होना चाहिए, एलिवेटर मतलब लिफ्ट आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो ये एलिवेटर इसके सीलिंग से ये अटैच्ड है हमारा स्ट्रिंग। द एलिवेटर इज मूविंग डाउन, किधर, डाउन, इधर की तरफ। कितने के एक्सेलरेशन से, ए इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग पेंडुलम इज, ये जो पेंडुलम बना उसका टाइम पीरियड कितना होगा। अभी अभी हम लोगों ने इस बात का डिस्कशन किया है कि जो टाइम पीरियड है उसके लिए फार्मूला मेरे पास होना चाहिए 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, है ना। और जी इफेक्टिव के लिए क्या फार्मूला हमने अभी बनाया था आपको, ये कहा था कि जी इफेक्टिव का मतलब ये हो गया कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, इसमें आप इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा करके ऐड कर दीजिए। ये तो करते थे ना, मतलब कि आपको माइनस ए कितना करना था। अब ये तो मेरे पास फंडा था, अब यहां मैं देखिए अप्लाई कैसे करता हूं, सोचो जरा। इस पर नीचे की तरफ लगा एक्सेलरेशन, ये डायरेक्शन नीचे है तो ऊपर की तरफ हो जाएगा ना, ये ऐसे। तो इफेक्टिव जी इफेक्टिव जो हो गया बेसिकली, है ना, जी इफेक्टिव हो गया, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जी माइनस ए के बराबर हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन देखिए इसका ऊपर की तरफ है और जी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो जी इफेक्टिव निकल गया। अब मैं अपने फार्मूले पर यहाँ पर रख देता हूँ। तो फार्मूला मेरे पास है टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए। एल कितना है 216 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए 10 टू द पावर -2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। आप सब स्मार्ट हो, आपको पता है कि कैसे हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, है ना। अच्छा जी इफेक्टिव कितना आया, जी की वैल्यू 10 ले लो, ए की वैल्यू 4 है तो 10 - 4, 10 - 4 6 हो गया। अब कटेगा, देखिए 6 कटेगा 36 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा
6 बन के, तो 2 इंटू 6 इंटू पाई, और ये जो बाहर निकलेगा अपॉन 10 कर दो, 2 से काटोगे ये 5 हो जाएगा, तो 6 पाई बाई 5 सेकेंड, ऐसे कुछ आंसर आ गया। अब जरा चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे लिए ये प्यारा वाला आंसर, है ना। तो देखो कितना आसान था, हमने जैसे ही अपने कॉन्सेप्ट को आराम से समझ लिया, ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो गया। और इसका ठीक उल्टा अगर हम नहीं समझ पाते तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पहाड़ हो जाता। अच्छा अब देखिए, अब यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल दिया गया है। इसने कहा ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 126 सेंटीमीटर इज अटैच्ड टू ए स्मॉल स्फीयर, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। पहले की तरह ही, तो ये है बेटा हमारा एलिवेटर, और इसके सीलिंग से L इक्वल्स टू 126 है, ये ऐसे लटका हुआ है ना। दूसरी बात क्या है कि एलिवेटर इज मूविंग डाउन, मूव कर रहा है इधर, मूविंग है ना, मूविंग डाउन। लेकिन जरा लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज ऐसा बनाया गया है कि जहां पर आप फंस सकते हैं। इसने कहा मूविंग डाउन विथ डिसलरेशन, डिसलरेशन मतलब कि इसका एक्सेलरेशन इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो बेटा यहाँ पे ए हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। खुद सोचो कि अगर तुम जी इफेक्टिव निकालने की कोशिश करोगे तो इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास ऑलरेडी जी यहाँ पर एक्ट कर रहा है। दूसरा, इसके डायरेक्शन को चेंज करके इसके साथ ऐड करना होता है। तो हमने देखिए ऐसे करके ऐड कर दिया, तो बड़ा आराम हो गया मेरे लिए। ये हो गया जी इफेक्टिव जी प्लस ए के बराबर। जी बेटा 10 ले लो, और ये तुम्हारा 4 है, तो ये 14 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब तो कुछ बचा नहीं, अब बचा है सिर्फ फार्मूले पे रखना। तो हमने यहाँ पे फार्मूले पे रख दिया, ठीक है। यहाँ सोचो जरा, L कितना है, L जी इफेक्टिव, पहले लिख देता हूँ मैं फार्मूला। हाँ, तो 2 पाई अंडर रूट L कितना है 126, ये कितना हुआ, ये हो गया 14। अच्छा, इस सेंटीमीटर में है तो आप इसको मीटर में बदलने के लिए पहले की तरह 100 से डिवाइड कर देंगे, या 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको लगता है ये कटे वटेगा शायद, देखिए कटेगा कि नहीं। 2 से तो कटेगा, पहले 2 से काट दिया, ये 7 हो गया, 2 छक 12, 2 तिहाई है ना, और ये 7 9 63, तो ये कट गया, 9 हो गया, ये थोड़ा सा जगह कम पड़ गया। अच्छा, 9 को जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 3 बन के बाहर निकलेगा, और 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 पाई। अब बेटा ये वाला तो पहले से ही आप देखे हैं कि 10 टू द पावर -1 बन के आएगा, तो 6 पाई बाई 10 हो जाएगा ना, इतना सेकेंड। कुछ काटने वाटने की गुंजाइश है, बिल्कुल है, 2 से काटेंगे, ये 3 5, तो 3 पाई बाई 5 नहीं है आंसर। हाँ बिल्कुल आंसर है, देखिए पहला निकल गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल हलवा था, ये भी हो गया। अब हलवा खाने के बाद कई बार क्या होता है कि थोड़ा तीखा भी खाना होता है, ताकि टेस्ट बैलेंस रहे। तो शायद मेरे ख्याल से तीसरा क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है, देखता हूँ। तीसरा क्वेश्चन कहता है ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 10 अंडर 2 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग ऑफ ए रेक्टिलिनियरली मूविंग कार विथ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जो हम लोगों ने थियरी डिस्कस किया था उसी के अनुसार ये है क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ देखो तुम्हारा जो कार है ना, कार कितने के एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कहा है रेक्टिलिनियरली, मतलब एक लाइन में जा रहा है। हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन क्लैरिटी के लिए एक एक कीवर्ड को आप अपने दिमाग में, है ना, बिल्कुल बसा करके चलिएगा जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास सिंपल पेंडुलम है, इसका लेंथ देखो दिया हुआ है 10√2 सेंटीमीटर। ये बॉब होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। चूंकि सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड है बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए कहीं भी देखिएगा कि आपके मास मतलब बॉब का मास दिया नहीं रहेगा, तो घबराने की जरूरत है नहीं, है ना।
तो ऐसे है। अब बताओ, अभी अभी क्या बताया हमने कि हमको निकालना है जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कैसा हुआ, देखो एक तो नीचे की तरफ जी लगा, बहुत अच्छा। और बेटा जो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो राइट डायरेक्शन में चला जा रहा है एक एक्सेलेरेशन से, तो उसके अपोजिट इसमें आप सूडो एक्सेलेरेशन लगाओगे, वो हो जाएगा वैल्यू, वो भी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये हो गया कि चूंकि हमको इन दोनों का वेक्टर सम करना है और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 हो गया, जी की वैल्यू भी 10 ही लेते हैं हम लोग, तो भाई 10 का स्क्वायर ये भी हो गया 100, 200 हो गया, तो ये हो गया 10√2 इतना मीटर पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड के लिए क्या फार्मूला है, 2 पाई अंडर रूट एल। एल कितना है बाबू, एल है 10√2 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदल दो, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके। नीचवा जो तुम्हारा है ना वही वाला है, काट उठ के बराबर कर दो इसको, ये बाहर चला जाएगा, 2 पाई/10 आ जाएगा, कट के आएगा पाई/5 सेकेंड। पाई/5 सेकेंड आ गया, देखिए 5/5 सेकेंड आ गया। तो एक और क्वेश्चन जो मुझे शुरू में लग रहा था कि शायद ये तीखा होगा, लेकिन ये भी हलवा निकला। अभी मैं देखता हूं चौथे क्वेश्चन पर। हाँ देखिए, हम जब शुरू कर रहे थे लेक्चर तो हमने आपको बताया था कि टाइप 2 जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें 2 तरह का क्वेश्चन होगा। एक जिसमें सिंपल पेंडुलम ऐसे बॉडी के साथ अटैच्ड है जो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और दूसरा टाइप ये था कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम है किसी लिक्विड में या किसी गैस में या इन जनरल कहिए किसी फ्लूइड में डूबा हुआ है, अब उसको हमने ओसिलेशन में है ना चला दिया है, तो उस वक्त टाइम पीरियड कितना होगा। तो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो देखो अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। हमारा क्वेश्चन है ए सिंपल पेंडुलम, हाँ तो ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ, और सॉरी गड़बड़ हो गया, ये तो वापस चला आया भाई क्वेश्चन। हाँ, a simple pendulum of length L and bob of mass small m is submerged in non-viscous liquid of density rho. If the density of material of the bob is sigma, which is greater than rho, है ना, the time period of the pendulum will be। पहली बात तो देखो ये है कि अगर अपने जो बॉब है, बॉब के मटेरियल का डेंसिटी इस लिक्विड के डेंसिटी से अगर कम हो जाएगा तो पूरी तरीके से डूबेगा नहीं वो, तो क्वेश्चन बनेगा उसमें भी, लेकिन थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो नीट लेवल पे जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक। तो यहाँ पे ज़्यादा दे दिया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बॉब को लिक्विड में छोड़ दूँ ऐसे ही बिना किसी स्ट्रिंग से जोड़े हुए, तो वो नीचे की तरफ जाने लगेगा, और उस पर कितने तरह के फोर्स लगेंगे, उस पर 3 तरह के फोर्स लगेंगे। एक लगेगा बॉयंसी, है ना, और दूसरा लगेगा ग्रेविटी की वजह से उस पर वेट, और तीसरा लगेगा विस्कस फोर्स जिसको कि हम स्टोक्स लॉ से देते हैं। लेकिन अपने क्वेश्चन में हमारा जो लिक्विड है वो नॉन विस्कस है, ठीक है, नॉन विस्कस है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टोक्स लॉ के अनुसार जो इस पर फोर्स लगना था उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो केवल हमारे पास कितने फोर्स लगे अपने बॉब पे, 2 केवल फोर्स लगे, ठीक। तो अब इसको हम एनालाइज कर लिए और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के मूड में आ चुके हैं। यहाँ देखो, ये मान लो ये तुम्हारा सिंपल पेंडुलम है और ये पूरा ना ऐसे डूबा हुआ है, किसमें, लिक्विड में। तो क्या करोगे तुम, तुम्हारा तो काम है जी इफेक्टिव निकालना। अब सोचो कितना कितना कैसे कैसे निकालोगे जी इफेक्टिव। तो पहली बात, इसका मास m है, तो भैया इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, है ना, इधर लगेगा mg। दूसरी बात यह है कि जब ये लिक्विड में डूब जाएगा तो अपने लिए यहाँ जगह बनाने के लिए यहाँ के लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक। और उस डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट होता है वो बायंसी फोर्स कहलाता है और इसके ऊपर लगेगा। तो बेटा एक लगेगा बायंसी फोर्स। अब बायंसी फोर्स हुआ कितना, पहले देखो,
बायसी फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो भैया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा जितना वॉल्यूम हमारे सॉलिड का है उतना ही वॉल्यूम पानी का भी मतलब लिक्विड का भी डिस्प्लेस्ड होगा। एक फार्मूला मेरे पास है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो गया, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया हुआ है अपने मटेरियल का भाई साहब, है ना, मटेरियल ऑफ, ये देखिए ए डेंसिटी, इतना वॉल्यूम हो गया सॉलिड का, इतना ही वॉल्यूम निकल गया पानी का। वॉल्यूम को अगर पानी के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मास निकल जाएगा, उसको जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, बायसी फोर्स निकल जाएगा, क्योंकि यही वेट हो गया। ठीक, तो बेटा नीचे की तरफ जो जी इफेक्टिव की बात कर रहे थे तुम, वो कैसे निकालोगे, इस mg में से इसको पहले घटा दोगे, ठीक है, उसके बाद है ना इसके मास से डिवाइड कर दोगे। तो जी इफेक्टिव के लिए मेरे पास अब हो गया mg माइनस m रो जी अपॉन सिग्मा, और मास से डिवाइड भी करना है तो मास से हमने डिवाइड कर दिया चुपचाप से। तो g माइनस रो बाई सिग्मा, यहाँ जी भी हुआ ना, हाँ जी, आराम से जी कॉमन ले लो, 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा हो गया। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। अब तुम्हें कुछ करना नहीं है, टाइम पीरियड निकालने के लिए जो फार्मूला है उसी में जी इफेक्टिव की वैल्यू रखो बड़ा प्यार से, ये जी ब्रैकेट में 1 माइनस रो बाई सिग्मा ऐसे निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन आया, मेरे ख्याल से ऑप्शन तो बी आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसी टाइप से 4-5 क्वेश्चन और करेंगे।